Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 सितंबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है नॉर्वेजियन सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले आज एक और क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दोगे और साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो आंसर है वो मैं आपको कल के वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, फिर कल एक और नया क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में वो पूछा गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोलता है H1N1 जो वायरस है वो काफ़ी बार हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, हाल ही में भी चर्चा में था, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो न्यूज़ में तो देखने को मिलता है, लेकिन वो कौन सी डिजीज़ से रिलेटेड है ये आपको बताना है। एड्स से, बर्ड फ्लू, डेंगू या फिर स्वाइन फ्लू। काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, तो यहाँ पर आज का सबसे पहला आर्टिकल बात करता है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। देखो, जो कोरोना की वैक्सीन है उसको भारत पहले बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट कर रहा था, बहुत सारी कंट्रीज़ को हम लोग ये वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, बीच में इंडिया के अंदर खुद काफ़ी हद तक हालत ख़राब हो गई कोरोना को लेकर। फिर उसके बाद हमने अपनी कंट्री के ऊपर फोकस किया, वैक्सीनेशन को और ज़्यादा बढ़ाया। तो अब वो सब चीज़ें जैसे जैसे रिजॉल्व हो रही हैं, कोरोना काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि जो ये कोविड-19 की वैक्सीन है उसका जो एक्सपोर्ट है उसको वापस से रिज्यूम करने वाले हैं। मतलब हम लोग वापस से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे इस वैक्सीन को। इस आर्टिकल के अंदर कुछ हमारा पास्ट रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ डेटा दिया गया है। लगभग ये है 29 मई तक का डेटा, 29 मई तक यहाँ पर बोला गया लगभग 663 लाख डोजेज जो है मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन की वो हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाई थी। दूसरी कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई, जैसे कि बांग्लादेश, मोरक्को, यूके, नाइजीरिया, ब्राज़ील, म्यांमार, नेपाल, इथियोपिया, डीआरसी हो गया, उसके बाद श्रीलंका हो गया। तो यहाँ पर इन सारी कंट्रीज़ को हमने यहाँ पर ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई है। ये सब नंबर्स आप लोग देख पा रहे हो, ये लाख के अंदर डोजेस प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बोला गया है कि अक्टूबर के अंदर जो एक तरीके से डोजेस का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने वाले हैं। लगभग 30 करोड़ डोजेस को यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोड्यूस किया जाएगा अक्टूबर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपोर्टिंग है वापस से यहाँ पर चालू करने वाले हैं। तो एक छोटा सा अपडेट दिया गया है, ज़्यादा कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको मालूम होगा ये हम लोगों ने एक तरीके से प्रोग्राम चलाया था वैक्सीन बेहतरी, तो आपको मालूम होगा इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। वैक्सीन बेहतरी का मकसद ही यही था कि हम लोग जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ है या जो दूसरी कंट्रीज़ है उनको हम लोग यहाँ पर ये वैक्सीन्स प्रोवाइड करवा पाएँ, उनको हम लोग ये वैक्सीन्स एक्सपोर्ट कर पाएँ। ओके, तो एक छोटा सा अपडेशन था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इस आर्टिकल पर हम लोग अभी वापस आएंगे, उससे पहले हम लोग ये दो छोटे छोटे आर्टिकल्स इनको भी कवर करते हैं। है तो छोटे आर्टिकल्स लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है अभी अभी आपको हाल ही में पता होगा, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि दिल्ली सरकार ने अभी यहाँ पर स्मॉग टावर लगाए हैं। स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है, कहाँ पर, कनॉट प्लेस पर, सीपी में। अब क्या है, उन स्मॉग टावर्स के अंदर जो फिल्टर्स है वो भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब स्मॉग टावर जल्द से जल्द वर्किंग में आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली ये स्मॉग टावर होते क्या हैं। ठीक है, जब हम लोग स्मॉग टावर समझ लेंगे तो आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, इस स्मॉग टावर के रिगार्डिंग जो आईआईटी बॉम्बे है वो अपनी स्टडी भी चला रहा है, अपनी स्टडी यहाँ पर कर रहा है लगातार कि इसको लेकर जो एयर क्वालिटी है वो कैसे यहाँ पर चेंज होने वाली है। तो मैं आपको समझाता हूँ स्मॉग टावर के बारे में। पहले हम लोग ये चीज़ें कवर करते हैं। देखो, यहाँ पर ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर साथ ही साथ जीएस पेपर 3 के अंदर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल
पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। बात करते हैं स्मॉग टावर की, तो स्मॉग टावर एक आपको ऐसा डिवाइस देखने को मिलेगा जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस स्मॉग टावर को लाया गया था। इसका मेन काम यही है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, टुकड़े हैं, हमारे हवा के अंदर तार रहे हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमंस को डैमेज कर रहे हैं, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हवा गंदी है, वही जो हमारे बैड एयर है उसको हम लोग इनहेल कर रहे हैं, और इनहेल करने के बाद वही बैड एयर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको डैमेज कर रही है। तो यहाँ पर क्या करेगा, हवा को साफ करने का यहाँ पर ये स्मॉग टावर काम करने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर ये स्मॉग टावर काम करेगा, फिल्टर्स कैसे अभी यहाँ पर ये इंस्टॉल करे गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्मॉग टावर के बारे में मैंने अभी आप लोग को ये सारी चीज़ें बताई। इस प्रकार से ये टावर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो ऊपर से एंटर करेगी, दो गंदी हवा है वो यहाँ से ऊपर से जाएगी, और अच्छी हवा एक तरीके से एक गुड क्वालिटी ऑफ एयर जो है यहाँ से नीचे से निकल कर आएगी। और इससे क्या होगा, नीचे वाले जो एरियाज़ होंगे, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया होगा, वहाँ पर एक साफ़ सुथरी हवा देखने को मिलेगी, और वही साफ़ सुथरी हवा लोग इनहेल करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस स्मॉग टावर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर फिल्टर्ड होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर ये फिल्टर लगाए जाते हैं। तो अभी इन्हीं फिल्टर को इंस्टॉल किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये स्मॉग टावर क्या है। तो अभी पिछले महीने ही लगभग आप कह सकते हो इन स्मॉग टावर का एक तरीके से उद्घाटन किया गया था। अब एक चीज़ याद रखनी है, दुनिया भर में चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मॉग टावर हैं। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी हद तक पोल्यूशन को टैकल भी किया है इस स्मॉग टावर से। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मालूम होगा, देखो डेफिनेटली मालूम होगा, लगभग यहाँ पर आज से 1 से 1.5 महीने पहले काफ़ी चर्चा हो रही थी एक पोर्न केस के बारे में। राज कुंद्रा के रिगार्डिंग यहाँ पर एक पोर्न केस हुआ था। ठीक है, अब उस पोर्न केस के रिगार्डिंग अब क्या हुआ, राज कुंद्रा को बेल मिल चुकी है। तो क्या हो गया, आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो कैसे है मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा। अभी फिलहाल वो जो केस था इसके रिगार्डिंग बेल मिल चुकी है। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी हद तक पोर्नोग्राफिंग वगैरह की शूटिंग वगैरह करी थी। इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर आप सबको पता होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा एग्जाम रिलेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें एज अ एग्जाम पूछी जा सकती हैं पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के टाइम का बन चुका है, अवेयरनेस के लिए भी, साथ ही साथ हम लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पोर्नोग्राफी के बारे में, इसका क्या इम्पैक्ट है चिल्ड्रन सोसाइटी के ऊपर। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे क्या इसको लेकर कोई लॉज है हमारे पास या नहीं है। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ पर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, इशूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या कानून है पोर्नोग्राफी के भारत के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि पोर्न को देखने से मना करे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि वॉचिंग पोर्न को एक तरीके से बैन करता हो। आप पर्सनल स्पेस पे वॉच कर सकते हो, लेकिन क्या ये मतलब सही बात है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यहाँ पर ये बोला गया, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं, उनको बैन भी किया गया था हाल ही में, आपको मालूम होगा, वो भी न्यूज़ के अंदर आर्टिकल कवर किया गया था। ठीक है, आज के टाइम पर हमारे पास आईटी एक्ट है जो कि नए रूल्स आए हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2002 है, ये एक तरीके से बोलता है ये पनिशेबल है। मान लो आप कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखा रहे हो, उसके अंदर अगर बच्चे का इस्तेमाल हुआ है तो बिल्कुल वो पनिशेबल होने वाला है, और इनफैक्ट वहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, देखो आज के टाइम पर जो पोर्नोग्राफी का इम्पैक्ट है वो चिल्ड्रन और सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन एक आर्टिकल हमने हाल ही में कवर भी किया था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, जहाँ पे आपने देखा होगा हमने ये डिस्कस किया था कि लॉकडाउन के अंदर जो ये पोर्नोग्राफी वाली यहाँ पर इंडस्ट्री है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो चुकी है, और यहाँ पर लॉकडाउन में यही सब किया गया है। ना अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंसान पूरी तरह से इसके अंदर घुस जाता है, और उसकी वजह से चिल्ड्रन के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। डिप्रेशन में आ रहे हैं अभी से ही, फिर उसके बाद एंगर, एंजाइटी जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आप कह सकते हो उनके जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है वो बेकार होने लगती है, सोशल रिलेशनशिप बेकार होने लगते हैं, अपने काम में मन नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। एक तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि उनके सेक्सुअलिटी के ऊपर भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस उसके बाद एक एडिक्शन सा होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर पोर्नोग्राफिक से एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनके
पोर्न चाहिए ही चाहिए। होता क्या है यहाँ पर एक इफ़ेक्ट पड़ जाता है उनके ब्रेन के ऊपर, जैसे आप कह सकते हो कि ड्रग्स और अल्कोहल वाली चीज़ें होती है ना, उससे भी ज़्यादा भारी यहाँ पर, उससे भी ज़्यादा भारी एडिक्शन ये पोर्न का हो जाता है, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। देन उसके बाद कुछ बिहेवियरल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि इंसान की जो थिंकिंग है वो पोर्न देख देख के बहुत ज़्यादा बदल जाती है, ठीक है। वो वेमेन को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट देखने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेन डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन इस प्रकार से डैमेज होने लगता है, तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के टाइम पर बच्चों के ऊपर इस पोर्न का, ठीक है। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे ना जो है विमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर एक तरीके से देख पाओगे जो ये रेप वगैरह है ये भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण ये पोर्नोग्राफी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप एग्जाम में अगर पूछी जाए तो वहाँ पर भी कोट कर सकते हो, प्लस अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोर्नोग्राफी इंसान को पूरी तरह से डैमेज कर देती है, उसकी चाहे वो थिंकिंग एबिलिटी हो, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप हो, चाहे उसका कोई सा भी काम हो। अगर वो इस एडिक्शन के अंदर है तो फिर वहाँ पर उसकी लाइफ काफ़ी हद तक बर्बाद होने लगती है। देन बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने देखा था, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ भी एज अ एग्जाम रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स के अंदर। जो राज्य है, जो राज्य सरकार है, स्टेट्स है, वो स्कूल्स को रीओपन करें, उसके अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये ऐसा बताया गया है। जो डिसीजन है वो यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेट्स के ऊपर है और कुछ भी इस आर्टिकल के अंदर नहीं है। इस आर्टिकल में कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे, जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, एक छोटा सा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दो तो सपोर्ट के साथ साथ वीडियो और भी बहुत सारे लोगों तक रीच होता है। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस से रिलेट करके इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो बहुत सारे लोग हैं वो इसी न्यूज़पेपर को टेलीग्राम पर सर्कुलेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर टेलीग्राम पर डाला है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर कल देख रहा था, ठीक है, और कल मेरे को इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। इन्फॉर्म बहुत पहले से किया जा रहा था इंस्टाग्राम पे। कल मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ था, थोड़े से मैंने मैसेजेस देखे थे यहाँ पर कि किस किस के हैं, काफ़ी लंबे समय से टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस ये देखने को मिले कि टेलीग्राम पर ये वाला चैनल है जो आपका न्यूज़पेपर का PDF दे रहा है, फिर ये वाला चैनल है, ये वाला चैनल है। और मैंने देखा था वाकई में ऐसा हो रहा है कि इस न्यूज़पेपर की PDF सर्कुलेट हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मतलब कि मैंने वो देखा कि बहुत सारे मतलब ऐसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर, उनके चैनल्स हैं, ठीक है। आप लोग खुद जाकर एक बार, मैं नाम नहीं लूँगा, तो जो वो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके चैनल हैं टेलीग्राम पर, वो लोग भी यहाँ पर इसी PDF को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि सारे जो आपके रिलेटेड नोट्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा पाऊँ। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी देता हूँ। और बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स ऐसे बन गए हैं, नए नए चैनल्स हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पर वही नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है आज के टाइम पर। तो आप लोगों को भी यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल से। तो अगले आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन अगले आर्टिकल से पहले एक और बात यहाँ पर ऐड और करना चाहूँगा। तो ये आपको द हिंदू का PDF है ना, ये आपको मिलता तो डेली है, लेकिन होता क्या, मैं डेली इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ आते हैं। तो टेलीग्राम पर ये डेली बेसिस पर PDF आपको मिल जाता है, विद नोट्स मैं पिन करता हूँ। साथ ही साथ जिसके न्यूज़पेपर में ये नोट्स ओपन नहीं होते हैं उसके लिए मैंने अलग से नोट्स वाला चैनल बना रखा है टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं सब कुछ एज इट इज़ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये डेली बेसिस पर डिलीट हो जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करके अपने पास स्टोर कर लेना है, ठीक है। स्टोर करके रख लोगे आप तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अदरवाइज़ यहाँ पर जब ये न्यूज़पेपर की PDF टेलीग्राम पर पड़ी रहेगी तो वो चैनल डिलीट हो जाएगा। अब चैनल डिलीट हो जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक यहाँ पर ये छोटा सा सोल्यूशन है, इसको भी आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डेली बेसिस पर कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे कि न्यूज़पेपर का PDF नहीं है, बहुत पहले से पागल बना रहे हो कि अभी तक का PDF नहीं है, आज ही का PDF है। तो PDF यहाँ पर डेली आता है, लेकिन वो आपको डेली डाउनलोड कर लेना है। डेली डाउनलोड करने के बाद अपने पास आप स्टोर करके रख सकते हो। मैं डेली PDF को अपलोड करके वहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे जो अगला आर्टिकल है बात करता है एक्सेस सितंबर रेनफॉल के बारे में। तो हुआ क्या है, देखो आपको मालूम होगा पिछले महीने जो रेनफॉल इतनी हुई नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर सितंबर के महीने में जो बारिश है वो काफ़ी हुई है। और ये जो सितंबर है, यहाँ पर जो रेनफॉल है इंडिया के अंदर वो लगभग 27% से थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली। एक तरीके से आप कह सकते हो नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिली है, ठीक है। और ये पिछले महीने अगस्त के महीने में यहाँ पर रेनफॉल डेफिसिट चल रहा था। आई होप आपको याद भी होगा, मैंने कवर किया था कि अगस्त के महीने में जो रेनफॉल है वो बहुत कम हुई है। तो जितना भी डेफिसिट था वो सब कवर हो चुका है, ऐसा यहाँ पर IMD का डेटा आया है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात है, देखो ये कोई नई बात नहीं है।
यहाँ पर ये कोई अनयूजुअल नहीं है, एक तरीके से ऐसा होता रहता है, कभी कभी मानसून लेट जाता है, ठीक है, मानसून लेट से जाता है, कैसे कि मतलब कि हमें पिछले साल 2019 के अंदर भी देखने को मिला था, जो ये मानसून है ये लगभग विड्रॉ हुआ था सितंबर 28 तक। फिर उसके बाद हम लोगों को 2017-18 के अंदर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, जो मानसून है वो डिले हुआ है एक तरीके से, मतलब देर से यहाँ पर विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर एक तरीके से हो सकता है मानसून थोड़ा सा लेट है। आज के टाइम पर भी यही देखने को मिला है कि सितंबर के महीने में भी जो बारिश हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि अगस्त के महीने में यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन यह है कि मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि कुछ भी आपका छूटे नहीं। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है, मतलब कि चर्चा में है, काफ़ी दिनों पहले से यहाँ पर चर्चा में है और हमने हर एक स्टेप को इसका कवर किया है, छोटे छोटे पीसेस में आर्टिकल आया है, हमने कवर किया है। अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक और स्टेप यहाँ पे ये आ चुका है, जो बंगाल के अंदर राइट्स देखने को मिले थे, जो दंगे हुए थे, आपको मालूम होगा वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे हाल ही में, वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर दंगे हुए, बहुत ज़्यादा दंगे हुए, लोगों को मारा गया, रेप हुआ, मर्डर हुआ, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। तो अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो ये केस है ना, ये केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ता रहा। पहले ये केस के रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, कमेटी बनाने के बाद यहाँ पर एक केस सीबीआई को सौंपा गया। अब सीबीआई जो है आज के टाइम पर एक फाइनल डिस्पोजल लेकर आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो केस है ना पूरा का पूरा, कि यहाँ सीबीआई को ये केस दिया गया है पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर, ये पूरा मुद्दा एक फाइनल आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा सितंबर 28 को। तो 28 सितंबर को यहाँ पर ये पूरा मुद्दा देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल के अंदर पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, यानी कि इलेक्शन के बाद ये वायलेंस देखने को मिला। तो हुआ क्या, इसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनवाई गई थी और कमेटी ने बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन करो कि कौन कौन लोग थे, जिम्मेदार थे जिन्होंने ये दंगे करे हैं। फिर उसके बाद कमेटी को आगे पास किया गया, इन्होंने बोला सीबीआई को ये काम सौंपा गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सीबीआई को जैसे काम सौंपा, ये काम किसने सौंपा था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट इसने ऑर्डर करा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब सीबीआई करने वाला है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करने वाला है, ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया, कलकत्ता के हाई कोर्ट ने। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ ही यहाँ पर क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल है उसने यहाँ पर अपील डाल दी कि ये जो हाई कोर्ट है इसके अंदर जो बेंच है, उस बेंच के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि एक तरीके से प्रो बीजेपी हैं, ठीक है। तो वो लोग चाहते हैं यहाँ पे बदनाम करना, तो प्रो बीजेपी के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो यहाँ पर बीजेपी के मेंबर्स हैं, या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये लोग और ज़्यादा इस पूरे केस को और ज़्यादा बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक तरीके से यहाँ पर एक अपील डाली गई थी, एक अपील चैलेंज करी गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, एट द लास्ट यहाँ पर यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मंडे में यहाँ पर शेड्यूल कर दिया है जो वेस्ट बंगाल की अपील थी। वेस्ट बंगाल ने अपील करी थी किसके अगेंस्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे प्रो बीजेपी वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इस केस को और ज़्यादा बदतर बनाने की कोशिश करी है, जो एक तरीके से इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर इसको लेकर एक अपील करी थी। अब उस अपील की सुनवाई जो है 28 सितंबर को होने वाली है। तो 28 सितंबर को वापस से आर्टिकल चर्चा में आने वाला है, देखेंगे क्या क्या होगा। अभी फिलहाल कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर क्या है, आप एक आइडिया रख सकते हो, क्योंकि आर्टिकल काफ़ी लंबे समय से कवर हो रहा है, एडिटोरियल में भी आ चुका है, हम लोगों ने एडिटोरियल भी काफ़ी सारे इसके रिगार्डिंग डिस्कस करे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक अगला आर्टिकल आता है। अगले आर्टिकल में आर्मी का स्टेटमेंट है, वो ये बोल रहे हैं जीरो सीज फायर वॉयलेशन देखने को मिला है एलओसी पर। आर्मी ने मंडे में ये बात बोली है कि जो सीज फायर वॉयलेशन है पाकिस्तान के थ्रू एलओसी पर कश्मीर के अंदर, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे जीरो हो चुका है। ये पहले बहुत ज़्यादा वॉयलेशन देखने को मिलता था। आपको मालूम होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी वाला रीजन है वहाँ पर एक सीज फायर हुआ था। वो सीज फायर कौन से साल में हुआ था, मतलब गोलाबारी जो भी है वो नहीं चलेगी, ठीक है, वहाँ पर एक तरीके से फायरिंग वगैरह नहीं होगी, इसको यहाँ पर सीज फायर बोला गया है। तो यहाँ पर ये कौन से साल में सीज फायर किया गया था, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो सीज फायर जैसे जैसे जिस साल के अंदर यहाँ पर ये साइन हुआ कि अब यहाँ पर ये सीज फायर वॉयलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लोग बिल्कुल मेंटेन करेंगे, अब कोई बंदूक वगैरह वहाँ पर नहीं चलेंगे एलओसी पर। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट तो हो चुका था, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद लगातार उस एग्रीमेंट का वॉयलेशन होता था, लगातार वहाँ पर बार बार यहाँ पर गोलियाँ बाड़ियाँ चलती थी और उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाती थी। ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। लेकिन अब क्या है ना, यहाँ पर बोला गया पिछले एक साल के अंदर तो हम लोगों को जो ये सीज फायर है इसका वॉयलेशन होता हुआ नहीं नज़र आया है। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अभी इस टाइम पर हमने
देखा है कि ये चीज़ें सही से निभनी हैं। और यहाँ पे बोला गया कि हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग आज के टाइम पर कश्मीर वैली के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी सीज़ फायर वॉयलेशन नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आर्मी के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो क्या हैं, LOC एग्जैक्टली कहाँ पर है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो LOC और LAC के बीच में डिफरेंस समझना। LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाली लाइन है बेसिकली। और ये जो LAC वाला एरिया है वो यहाँ पर अक्साई चीन और इधर इंडिया को डिवाइड करता है। अक्साई चीन वाला एरिया चाइना ने कब्जा रखा है और LOC के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो जो POK वाला रीजन है वो इधर पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो इसी लाइन पर एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पर क्या होगा, एक सीज फायर रखा जाएगा। अब यहाँ पर एक तरीके से बंदूकें नहीं चलेंगी, गोलियां बाड़ियाँ नहीं चलेंगी। लेकिन हुआ क्या था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ये सीज फायर वॉयलेशन हुआ, बहुत ज़्यादा बंदूकें चली हैं, बहुत ज़्यादा गोलियां चली हैं, बहुत डिस्प्यूट्स रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से हुआ क्या है, लगातार यहाँ पर सीज फायर वॉयलेशन नहीं हुआ है और एक तरीके से आप कह सकते हो आज के टाइम पर यह सीज फायर वॉयलेशन जीरो हो चुका है, ऐसा हमारे आर्मी का स्टेटमेंट है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल कौन कौन से एरियाज हैं और क्या इनके बीच में डिफरेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। फिर उसका आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ यूएस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट है बाइडन, इन दोनों के बीच में एक तरीके से मीटिंग होने वाली है और आप कह सकते हो क्वाड को लेकर ये लोग चर्चा करेंगे। वो क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो लीडर्स हैं क्वाड कंट्रीज़ के, वो एक तरीके से उनकी मीटिंग अभी हाल ही में देखने को मिली थी मार्च में भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी फिर से हम लोग क्वाड की एक मीटिंग देख पाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साथ ही साथ यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, ये दोनों मिलने वाले हैं फ्राइडे में। तो अब की बार जो फ्राइडे आ रहा है उस दिन यहाँ पर ये दोनों ही एक तरीके से पर्सनैलिटी मिलेंगी और आपस में काफ़ी कुछ डिस्कशन होने वाला है। और आप कह सकते हो यहाँ पर जो डिस्कशन होगा उसमें क्वाड डिस्कशन एक तो होगा, साथ ही साथ आप कह सकते हो अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। अफगानिस्तान एक तरीके से बहुत बड़ा मेन टॉपिक है आज के टाइम पर। अफगानिस्तान के अंदर आपको मालूम है तालिबान का टेक ओवर हो चुका है और अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री बन चुका है जहां पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। तो वहां पर उसको कैसे टैकल किया जा सकता है वो डिस्कशन होगा इन दोनों लीडर्स के बीच में। उसके बाद जो ये दोनों लीडर होने वाले हैं ये फोकस करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर। कोविड-19 को कैसे रोका जा सकता है, कोविड-19 वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर ये फोकस रखने वाले हैं दोनों लीडर्स। साथ ही साथ जो मीटिंग होगी उसमें यहाँ पर एक तरीके से इंडो पैसिफिक वाले रीजन को फ्री बनाने के लिए चर्चा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो ये क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप का मेन काम ही है क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो आपको मालूम होगा, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। इन क्वाड का मेन काम है इंडो पैसिफिक वाले रीजन को सिक्योर बनाकर रखना, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। और आपको मालूम होगा यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करी गई है एक और ग्रुप के बारे में। हाल ही में जो US है उसने एक और ग्रुप के बारे में अनाउंस किया है, वो ग्रुप है ऑकस। ऑकस के बारे में आपको मालूम होगा, ये है 3 कंट्रीज़ का ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया, UK और US। ये 3 कंट्रीज़ यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और इन 3 कंट्रीज़ का जो ये ग्रुप है इसका मेन फोकस भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर शांति बनाई जाएगी। देखो ऑकस का रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, कल भी हमने कवर किया था। क्वेश्चन ये है आप लोगों से, वो यह है कि ऑकस का मेन फोकस क्या है, ऑकस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑकस ग्रुप ऑस्ट्रेलिया की कैसे मदद करेगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिकल बताया गया, हमारे प्रेसिडेंट ने एक तरीके से ऑनर किया है यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है ब्रिगेडियर SV सरस्वती जी, इनको यहाँ पर ऑनर किया गया एक अवार्ड से। अभी आप कह सकते हो एक वर्चुअल सेरेमनी हेल्ड हुई थी मंडे में, यानी कि कल के दिन एक वर्चुअल सेरेमनी हुई है। उस अवसर पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने एक अवार्ड दिया, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। ठीक है, ये कौन सा अवार्ड है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। यहाँ पर एक तरीके से ये दिया गया ऑन डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। कौन, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। नाम है इनका ब्रिगेडियर SV सरस्वती जी। ठीक है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है नर्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बाय द वे मैं आपको अवार्ड के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है
2020 वाला, यहाँ पर एक तरीके से इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 1973 में हमारी सरकार के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो उन लोगों को यहाँ पर एक तरीके से यह अवार्ड दिया जाएगा, उन एक तरीके से मेरिटियस सर्विस को यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा जो कि नर्सेस ने यहाँ पर दी हैं सोसाइटी को रिगार्डिंग, सोसाइटी को यहाँ पर दिया, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर इनको अवार्ड दिया जाता है। तो एक छोटा सा आइडिया आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो जो भी नर्स का एक तरीके से पूरा का पूरा सेक्टर है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन है, बेसिकली आपको इनका नाम याद रखना है। ये है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एक डिप्टी जनरल हैं, ठीक है, डिप्टी जनरल हैं। तो यहाँ पर इनका नाम आप याद रख सकते हो जिनको ये अवार्ड मिला है, वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक आर्टिकल ये है जो गौतम बुद्धा जी हैं, ठीक है, इनका कलेक्शन जो है वो डिस्प्ले के अंदर जल्दी आने वाला है। आपको मालूम होगा जो नेशनल म्यूज़ियम का एक्सटेंसिव कलेक्शन था उसको जल्द से जल्द यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे एक नई लोकेशन पर, क्योंकि जो ये एक तरीके से नेशनल म्यूज़ियम होने वाला है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि नए तरीके से ओपन होगा। वो कैसे ओपन होगा, मैं अभी आप लोगों को नेशनल म्यूज़ियम के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो नेशनल म्यूज़ियम है उसको बनाया जा रहा है जनपद पर, ठीक है, जो यहाँ पर एक तरीके से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। आपको मालूम होगा इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिमोलिश करी जा रही हैं, ठीक है, एक तरीके से तोड़ी जा रही हैं। और यहाँ पर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। और उसके बाद जो ये म्यूज़ियम है इस म्यूज़ियम को मूव करा जाएगा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की साइड, यानी ये म्यूज़ियम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की साइड मूव करता हुआ नजर आएगा। तो अभी क्या हो रहा है, जो ये कलेक्शन है ये डिस्प्ले होगा जल्दी एक नई लोकेशन पर, यहाँ पर ये डिस्प्ले होता हुआ नज़र आने वाला है शहर के अंदर। तो नई जगह पर यहाँ पर ये बुद्धा से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एक तरीके से कलेक्शन होगा उसको अभी डिस्प्ले करेंगे। आर्टिकल में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव एक छोटा सा आइडिया बस खाली रख सकते हो। तो नेशनल म्यूज़ियम के बारे में बताया गया है। तो नेशनल म्यूज़ियम एक तरीके से अभी एक नई लोकेशन पर भी हम लोग को आता हुआ नज़र आने वाला है। उसका एक आर्टिकल है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। बात करी गई है जो वेस्टर्न घाट्स है वो ऑफर कर रहा है, इसने यहाँ पर एक तरीके से ऑफर किया है बहुत सारे एडिशंस टू द फ्लोरा। साल 2020 के अंदर जब कोरोना काल काफ़ी ज़्यादा था, कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला लगभग 202 नई प्रजातियाँ, पेड़ पौधों की नई प्रजातियाँ डिस्कवर करी गई हैं पूरे साल 2020 के अंदर। तो वो कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख पाते हो, ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो किसने दी है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई। इन्होंने अपने एक नए पब्लिकेशन के अंदर बताया साल 2020 के अंदर लगभग 202 के आसपास नई पेड़ पौधों की प्रजातियां मिली हैं हम लोगों को, ठीक है। पहले तो आपको क्लियर करना है ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ है क्या, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक उच्च लेवल का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक तरीके से इसको एस्टेब्लिश करा गया था 13 फरवरी 1890 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो भी प्लांट रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर करना और ज़्यादा, ठीक है, एक तरीके से नए प्लांट स्पीशीज़ जो नई नई प्रजातियाँ हो गई पेड़ पौधों की उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक दर्जा देना। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, जो सर जॉर्ज किंग थे, ठीक है, एक तरीके से सुप्रिटेंडेंट थे रॉयल बोटानिक गार्डन के कलकत्ता के अंदर, इनको अपॉइंट किया गया था पहला एक्स ऑफिशियो ऑनरी डायरेक्टर ऑफ बीएसआई, यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले डायरेक्टर थे वो थे सर जॉर्ज किंग। ये आप एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। और इंडिपेंडेंस के बाद यानी देश आज़ाद होने के बाद लगभग ये जो डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा इसको वापस से रिऑर्गेनाइज किया 1954 में हमारी भारत सरकार के द्वारा ये काम किया गया। इसका मेन काम क्या है, देखो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम है बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, बहुत सारी प्लांट्स की प्रजातियां हैं उनको प्रोटेक्शन देना, साथ ही साथ बहुत सारे नए नए प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, जो नई नई प्रजातियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके रिगार्डिंग एक डेटाबेस को डेवलप करना, एक पूरा का पूरा डेटा बनाकर चलना। तो यहाँ पर मेन काम ये बॉटनिकल का होता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये आप एक याद रख सकते हो। साथ ही साथ क्या स्टेटमेंट है वो आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पे बोला है लगभग 267 नई डिस्कवरीज मिली हैं, जिसमें से 119 यानी कि 119 एंगियोस्पर्म्स हैं और 3 टेरिडोफाइट्स हैं और 5 ब्रायोफाइट्स हैं, 44 लेचेंस हैं, 57 फंजाई हैं, 21 एल्गी और 18 माइक्रोब्स। तो ये नई डिस्कवरी हुई हैं साल 2020 के अंदर। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पर ये जो डिस्कवरीज हुई है इसने एक रिकॉर्ड एक तरीके से बना दिया है। और आज के टाइम पर अगर हम बात करें इंडिया के अंदर लगभग बहुत सारी स्पीसीज़ देखने को मिल जाती हैं। 54,733 टैक्सा की आप कह सकते हो ये देखने को मिलती हैं। मतलब टोटल स्पीशीज़ आपको ये देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से अलग अलग ये स्पीशी हैं। ब्रायोफाइट्स भी इतनी हैं, एंगियोस्पर्मी इतनी है। ये कोई डेटा आपसे नहीं पूछेगा कि कितनी प्रजातियाँ कितनी नहीं हैं, आप एक ऑल ओवर यहाँ पर याद रख सकते हो कि अभी लगभग जो प्लांट की डाइवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर 54,000
1733 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये डेटा भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा पूछा नहीं जाएगा। कुछ ऐसी छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कवर किया था, वो पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो भी यहाँ पर बातें वो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी करी ली हैं कि यहाँ कितनी कितनी स्पीशीज़ को जो है यहाँ पर डिस्कवर करा गया। अलग अलग जगह से अलग अलग स्पीशीज़ को डिस्कवर करा गया है। वेस्टर्न घाट से सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्कवर करी गई हैं। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा जो ये पौधों की प्रजातियाँ वो पाई गई हैं। उसके बाद वेस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर, ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर 14% के आसपास, नॉर्थ ईस्ट रेंज हो गया, और भी बहुत सारे एरियाज़ हो गए भारत के अंदर जहाँ से इन प्लांट्स की प्रजातियों को डिस्कवर करा गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उसके बाद आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है। यहाँ पर देखो एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जो रिकवरी सिग्नल है वो बराबर आपको मिक्स देखने को मिलेगा। अगस्त से जो रिकवरी है वो एक तरीके से ऊपर नीचे होती हुई नजर आएगी, उसके बारे में बताया गया। मतलब एग्जाम रिलेटेड कुछ भी कॉन्टेंट नहीं है। एग्जाम रिलेटेड जहाँ पर होगा डेफिनेटली मैं पूरा फोकस करने वाला हूँ और आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उसके बाद एक आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक व्यक्ति हैं, नाम है मिस्टर राजेश्वर राव। ठीक है, इनका कहना यह है, अब यहाँ पर कौन है, ये डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनका कहना यह है जो क्लाइमेट चेंज है वो आज के टाइम पर एक की ड्राइवर है फाइनेंशियल रिस्क का। एक हमने फाइनेंशियल रिस्क बहुत बड़ा देखा था बहुत पहले, और एक दूसरा फाइनेंशियल रिस्क हम लोग देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो क्लाइमेट चेंज है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, आज के टाइम पर गर्मी दुनिया भर में बढ़ रही है। दुनिया भर में गर्मी बढ़ेगी तो उससे काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एनवायरमेंट हमारा पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंट डैमेज होगा तो ह्यूमन बींग्स को भी बहुत सारा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला इन सब चीज़ों को अलग रखो, ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट रिस्क की वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी बहुत बुरी तरह से डैमेज होने वाला है आने वाले टाइम पर, ऐसा स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उसका आएंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जिसके बेसिस पर आज का हमने थंबनेल लगा रखा है, यही वाला एग्जैक्ट हमने थंबनेल उठाकर लगा दिया। यहाँ पे बात करी गई है, देखो 6 लोगों को मारा गया, 28 लोग इंजर्ड हुए रशिया के अंदर। अब क्या हुआ है, रशिया के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम है पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या नाम है, पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी नाम है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक व्यक्ति था, एक लड़का था जिसने यहाँ पर ये बंदूक लेकर आ रहा था, बंदूक लेकर एंटर कर रहा था। बहुत सारे लोग ऊपर की साइड लगभग 2 मंजिले पर उस यूनिवर्सिटी के बैठे थे। उन्होंने देखा कि हाँ वो लड़का बंदूक लेकर आ रहा है। सब लोगों के अंदर भगदड़ मच गई, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भागने लगे, 2 मंजिले से कूदने लगे। अब कूदने में बहुत सारे लोगों की मतलब इंजरी आ चुकी है। 28 लोगों की, 28 जो बच्चे हैं उनके अंदर इंजरी, वो इंजर हो चुके हैं। और साथ ही साथ बोला गया 6 लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे की पूरी चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर यह बताया गया कि और वो जो लड़का था ना वो उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ था, यहाँ पे बताया गया। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो भी मेडिकल की पढ़ाई करने रशिया ही जाते हैं। ज़्यादातर जो है मेडिकल की पढ़ाई रशिया करने जाते हैं। और ये भी एक जो कॉलेज था ये भी एक मेडिकल ही कॉलेज था। और यहाँ पर भी भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि देखो भारत का कोई भी बच्चा यहाँ पर एक तरीके से उनको अफेक्ट नहीं हुआ है, वो भी कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, किसी की भी यहाँ पर डेथ नहीं हुई है। भारत के जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के अंदर वो बिल्कुल सेफ हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यूएस ने जो है एक तरीके से जो ट्रैवलिंग के ऊपर बैन लगा रखा था वो एंड कर दिया। अब यहाँ पर ट्रैवल बैन नहीं होगा, अब आप लोग जा सकते हो घूमने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक तरीके से कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, प्लस यहाँ पर वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ही यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड होगा, ठीक है, जिसको वैक्सीन लग चुकी होगी, दोनों डोजेस लग चुकी होंगी, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। तो उनके लिए यहाँ पर वापस से एक तरीके से टूरिज्म वगैरह चालू होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक आर्टिकल है। और आपको मालूम होगा ये जो ट्रैवल के ऊपर बैन लगाया गया था वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया था, और बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर बोलकर बैन लगाया गया। उसके अंदर इंडिया भी था। इंडिया के साथ साथ यूके, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, ईरान और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ थी जिनके ऊपर ट्रैवलिंग के ऊपर बैन लगाया गया था। ये लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया जो भी व्यक्ति वैक्सीनेटेड है इन कंट्रीज़ के अंदर वो आराम से जा सकता है, और उसको एक कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा,
जो बाइडन ने यहाँ पर मांग करी है कि देखो अभी बातचीत करेंगे एक मैक्रों के साथ, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमानुअल मैक्रों, इनके साथ बातचीत होगी, क्योंकि आज के टाइम पर अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। वो टेंशन क्यों बढ़ चुकी है आपको मालूम होगा। एक ग्रुप का अनाउंसमेंट हाल ही में हुआ था, उस ग्रुप का नाम था ऑकस। मैंने अभी आपको बताया ऑकस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। अब हुआ क्या, इनका ग्रुप अनाउंस किया गया, यहाँ पर जो फ्रांस है वो नाराज़ हो गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर यूके और यूएस मिलकर न्यूक्लियर पावर सबमरीन दे रहे हैं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और यहाँ पर अब इससे मुद्दा क्या हो गया, इससे फ्रांस को नाराज़ हुआ। फ्रांस इसलिए नाराज़ हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से साल 2016 के अंदर डील करी थी कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये सबमरीन से ये फ्रांस प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन ये डील कैंसिल हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि देखो हम लोग यहाँ पर डील तो कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने ये बोला था कि हम लोग जो सबसे पहली सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देंगे वो लगभग 2032 में देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बोला इतना वेट हमसे होगा नहीं, इस वजह से ये डील कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो फ्रांस प्रेसिडेंट है ये काफ़ी नाराज़ हुए, फ्रांस काफ़ी गुस्सा हुआ। जैसे जैसे यहाँ पर यूके और यूएस ने अनाउंस किया कि यूके यूएस यहाँ पर सबमरीन देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को, और फ्रांस ने क्या करा, फ्रांस ने यहाँ पर जो अपने एम्बेसडर थे टूवर्ड्स दी यूएस और साथ ही साथ टूवर्ड्स दी ऑस्ट्रेलिया, इन सबको वापस से रिकॉल कर लिया, वापस से बुला लिया। तो ये टेंशन चल रही है, अब टेंशन को जल्दी सुलझाया जाएगा। तो बाइडन ने यहाँ पर एक तरीके से मांग करी है कि एक डायलॉग हो जाए, एक बातचीत हो जाए मैक्रों के साथ, ताकि इन टेंशन्स को कम से कम किया जा सके। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल में बात हो रही है जो यूएन के चीफ हैं उन्होंने वार्न किया है चाइना को साथ साथ यूएस को वार्न किया है कि आप लोग कोल्ड वॉर को अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है देखो यहाँ पे काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी ये है चाइना और यूएस के बीच में एक कोल्ड वॉर देखने को मिले। तो कोल्ड वॉर को यहाँ पे अवॉइड करना होगा, क्योंकि एक कोल्ड वॉर ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस इनके द्वारा। इन्होंने बोला यहाँ पर दुनिया की दो मेजर पावर्स है, इकोनॉमी है, अगर ये एक तरीके से आपस में भिड़ेंगी तो दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो दोनों यहाँ पर अपने रिलेशंस को सही कर सकती हैं, अगर रिलेशंस को भी सही करेंगी तो दुनिया भर में रिलेशंस के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेकर एक चर्चा हुई, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है, जो पुराना वाला कोल्ड वॉर था वो कोल्ड वॉर कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ये थे कुछ आर्टिकल। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नौ आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन देखेंगे। यहाँ पर आर्टिकल्स को देखो, सबसे पहला एडिटोरियल बात करता है बैड बैंक्स के बारे में। आपको मालूम होगा हाल ही में बैड बैंक का अनाउंसमेंट किया गया, मैं डिस्कस करूंगा, एक एक चीज़ आपको नोट्स की फॉर्म में बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल है NIRF करके, एक भारत की रैंकिंग है, उन्होंने यहाँ पर अपने भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसको पुट डाउन किया है, यहाँ पर बताया कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एडिटोरियल यह है, यहाँ पर बात करी गई, कल मैंने आपको पेज नंबर 1 पर समझाया था, NRC को लेकर चर्चा करी गई थी। NRC और असम का जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है उसको लेकर चर्चा की गई थी। इस आर्टिकल को हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कल ही बिल्कुल फ्रंट पेज पर इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पे हेट स्पीच को लेकर आर्टिकल में बताया गया, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोला हेट स्पीच के रिगार्डिंग यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ अपने लॉस के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि हेट स्पीच जैसी चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर चर्चा करी गई। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको जल्द से जल्द स्क्रैप करा जाएगा इस इंडेक्स को। तो यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं स्क्रैप कर देना भी चाहिए, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल रेप के बारे में चर्चा हुई। यहाँ पर मैं आपको इस आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। वेमेंस के प्रति काफ़ी हद तक यहाँ पर वायलेंस होता है, वायलेंस कैसे कैसे होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस वाले आर्टिकल से। तो आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, सरकार ने बैड बैंक को अनाउंस किया। ये जो बैड बैंक है ये क्या करेगा, ये बैड बैंक करेगा एक काम, इसका काम ये है कि ये जो लोन्स होते हैं, NPAs होते हैं, उनको रिकवर करने में मदद करेगा। अभी यहाँ पर ये आर्टिकल ऊपर से जा रहा होगा, एक एक करके हम चीज़ों को समझने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया हाल ही में कि जो 30,600 करोड़ रुपए हैं ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा NARCL को, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलनी है, या फिर जो नोट्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा ही दिए गए हैं। यहाँ पर समझना ये है कि हाल ही में सरकार ने क्या करा, सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं 30,600 करोड़ रुपये। मैं यहाँ पे लिखता हुआ चलता हूँ, 30,600 करोड़ रुपए अनाउंस करे गए। किसके लिए यहाँ पर बोले गए, ये पैसा दिया जाएगा NARCL को, ठीक है।
किसको? NARCL को। NARCL क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। NARCL हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर, अबे यार मैंने हटा दिया इसको चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है ना, हमें सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि बैड बैंक क्या है और उसके बाद जो NPAs होता है वो क्या होता है। देखो NPAs मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA का मतलब ये है, जो बैंक होता है, बैंक ने मान लो किसी व्यक्ति को लोन दिया, अब लोन दिया तो वो यहाँ पर बैंक को वापस से भी तो चाहिए, बैंक वो वापस से पैसा लेगा प्लस उसके ऊपर ब्याज भी लेगा। इसी प्रकार से तो बैंक काम करता है, वो भी जो ब्याज है उसकी कमाई हो जाती है। मेन काम तो यही है बैंक का, ऐसी ऐसी रन करते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, NPAs के कैटेगरी के अंदर ये होता है, बैंक ने लोन तो दिया इस व्यक्ति को, अब इसने लोन ले लिया, अब यहाँ पर क्या है, इसका पैसा डूब गया और ये लोन वापस से नहीं चुका पा रहा बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वापस से बैंक को ये पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो वो क्या पे आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आता है। वो पैसा डूब गया, बैंक उसको रिकवर नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बैंक ने यहाँ पर लोन दिया होगा किसी को, तो उस लोन के बदले में कुछ सिक्योरिटी भी तो रखी होगी ना। डेफिनेटली कुछ भी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बैंक ने वो सिक्योरिटी के तौर पे रखा होगा। जब भी आप कुछ लोन लेने जाओगे बैंक से, तो यहाँ पर भले आप कितने रुपए का भी लोन लो, उसके बदले में वहाँ पर बैंक एक सिक्योरिटी रख लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बंदे का पैसा डूब गया यहाँ पर, सॉरी बैंक का पैसा डूब गया यहाँ पर, उसने यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो पैसा नहीं लौटा पा रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी बैंक के पास है, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी बैंक के पास है तो मतलब बैंक के पास उसका एसेट है, ठीक है। तो ये इस एसेट को ही यहाँ पर इस्तेमाल करके क्या काम किया जाएगा, पैसों को रिकवर किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग बैड बैंक पर। ये आपको NPA समझ में आ गया। बैड बैंक के अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे, वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? एक है सबसे पहले NARCL, ठीक है। एक है क्या, NARCL, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पर ये देखने को मिलेगा, दूसरा है IDRCL, ठीक है। दूसरा क्या है, IDRCL। NARCL की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। NARCL की फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद जो IDRCL है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी। तो यहाँ पर जो बैड बैंक है वो NARCL प्लस IDRCL करके ये बनाया गया। अब यहाँ पर ये बोला गया, ये जो बैड बैंक है, देखो नाम बैड बैंक है, काम इसका अच्छा है, तो ये बैड बैंक क्या करेगा, इसी पैसे को रिकवर करेगा। ये जो पैसा यहाँ पर बैंक का डूब गया है, वो पैसा रिकवर करने के लिए बैड बैंक काम करेगा। कैसे काम करेगा? देखो बैंक के पास क्या है, एसेट है। जिस व्यक्ति को इसने लोन दिया था, लोन वो डूब गया है, लोन वापस से नहीं आया, तो उस व्यक्ति का एसेट तो होगा, एज अ सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर बैंक ने एसेट तो रखा होगा। तो वो क्या करेगा, बैंक से एसेट, एक तरीके से ध्यान रखना यहाँ पे NARCL क्या करेगा, इस बैंक से वो वाला एसेट खरीद लेगा, इस बैंक से वो वाला एसेट खरीद लेगा। तो यहाँ पर बैड बैंक का काम क्या है, एसेट खरीद लेगा। तो आप कहोगे बदले में बैंक को कुछ मिलेगा, बिल्कुल पैसा मिलेगा उसका। जब यहाँ पर NARCL बैंक से एसेट को खरीद लेगा, खरीदने के बाद क्या करेगा, 15% हाथों हाथ दे देगा। 15% हाथों हाथ किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। अब यहाँ पे कहोगे बाकी 85%, तो बाकी 85% कैसे आएंगे वो अभी आपको बताता हूँ। तो क्या होगा, NARCL जैसे यहाँ पर इस बैंक से एसेट खरीदेगा, एसेट खरीदने के बाद NARCL के अंदर जो दूसरी बॉडी है IDRCL क्या करेगा, इसी एसेट को उठाकर बेच देगा। अब इस एसेट को जब ये उठाकर बेच देंगे, तो जो पैसा इनके पास आएगा, उस पैसे के बेसिस पर जो 85% यहाँ पर बचा कुचा पैसा है बैंक का है, बैंक को लौटा दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये बैड बैंक काम कर रहा है, ठीक है। तो बैड बैंक का मेन फोकस क्या है, यहाँ पर NARCL क्या करेगा, जो बैंक का एसेट है, यानी कि बैंक ने जो एज अ सिक्योरिटी के तौर पे एसेट रखा है, उस एसेट को यहाँ पर NARCL खरीदेगा और फिर उसी एसेट को IDRCL क्या करेगा, बेच देगा। खरीदने का काम NARCL का है, IDRCL का बेचने का काम है, दोनों को मिलाकर बैड बैंक बन जाता है। जो पैसा आएगा इनके पास, वो यहाँ पर ये बैंक को दे देंगे, जो बचा कुचा होगा वो इनका प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बैंक को पैसा किस प्रकार से मिलेगा। बैंक को शुरुआत में 15% दिया जाएगा और बाद में 85% दिया जाएगा जब एसेट बिक जाएगा। तो अब आप कहोगे यहाँ पर सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए क्यों अनाउंस करें, 30,600 करोड़ रुपए NARCL को दिए हैं, क्योंकि NARCL के पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि शुरुआत में बैंक को 15% भी तो देना होगा। तो 15% चुकाने के लिए NARCL इसी अमाउंट का इस्तेमाल करेगा और इसी अमाउंट का इस्तेमाल करके काफ़ी सारा हम लोग एक तरीके से जो भी यहाँ पर बैड लोन्स है या फिर यहाँ पर जो भी NPAs है उसको रिकवर करने वाले हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो कि मैंने अभी आप लोगों को दी है, नोट्स के फॉर्म में सब मिल जाएगा। NARCL क्या है, IDRCL क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, फंड एंड फैकल्टी करके यहाँ पे चर्चा हो रही है एक आर्टिकल के बारे में। एक नया एडिशन आया है एनआईआरएफ का। देखो एनआईआरएफ एक रैंकिंग है, एक फ्रेमवर्क है। एनआईआरएफ क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये भारत ने खुद का फ्रेमवर्क बनाया है। देखो होता क्या है, दुनिया भर में बहुत सारे फ्रेमवर्क है, मतलब दुनिया भर में देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ है, दुनिया में टॉप पर आती हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सब टॉप पर है दुनिया भर के अंदर, है ना। इंडिया की भी यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे वगैरह इसके अंदर कभी ना कभी एंटर कर जाते हैं। होता क्या है, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आता है कि दुनिया भर में यहाँ पर एक रैंकिंग निकाली जाती है, जिसमें जैसे इंडेक्स आता है ना, उसी प्रकार से रैंकिंग आती है, जिसमें पता ये चलता है कि दुनिया भर की टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सी कंट्री से निकल कर आती है। उसी प्रकार से भारत ने अपना खुद का फ्रेमवर्क चलाया, अपने खुद का यहाँ पर रैंकिंग बना लिया है, वो है एनआईआरएफ रैंकिंग। इसके अंदर भारत की ही यूनिवर्सिटीज़ है, सिर्फ और सिर्फ भारत की लगभग 6000 इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने इंक्लूड किया। 6000 इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड करने के बाद इन्होंने रैंक तैयार करी। उन्होंने बताया कि इस कैटेगरी के अंदर, फार्मेसी की कैटेगरी के अंदर, मेडिकल की कैटेगरी के अंदर, इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर ये इंस्टीट्यूट्स टॉप कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आगे मैं आपको बताता हूँ नोट्स की फॉर्म में सारी चीज़ें। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने यहाँ पर इंडियन रैंकिंग्स 2021 को रिलीज़ किया। और ये जो रैंकिंग को रिलीज़ किया गया है, ये यहाँ पर किसके थ्रू किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू। यहाँ पर जो ये एनआईआरएफ फ्रेमवर्क है, इसका ये 6ठा एडिशन पास किया गया। देखो एनआईआरएफ को अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू सितंबर 2015 में। सितंबर 2015 में इस बॉडी को बनाया गया था। इसका मेन काम यह है कि भारत के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरीके उनकी रैंक तैयार करना कि कौन से कैटेगरी के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पर है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। मान लो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंदर क्या क्या देखा जाता है, उनके अंदर टीचिंग का प्रोसेस देखा जाता है, लर्निंग का प्रोसेस, इन बेसिस पर उनको रैंकिंग दी जाती है कि हाँ यहाँ पर टीचिंग अच्छी है, यहाँ पर रिसर्च प्रोफेशनल अच्छा है, उन बेसिस पर उनको रैंकिंग दी जाती है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच, इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो रैंकिंग से इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटी गई हैं, लगभग 11 कैटेगरीज है इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी अलग रखी गई है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अलग दी गई है, इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उनकी कैटेगरीज अलग दी गई है, उनकी रैंकिंग अलग दी गई है, कॉलेज के जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है उनकी जो कैटेगरी अलग है, मेडिकल की अलग है, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च, सबकी अलग अलग कैटेगरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है, इसको जो हमने अपना खुद का फ्रेमवर्क लॉन्च किया, इसकी ज़रूरत क्या थी। देखो यहाँ पर क्या होता है, दुनिया भर में एक रैंकिंग आती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यहाँ पर जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंक तैयार करी जाती है। और उसी प्रकार से एक और रैंकिंग आती है हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये भी दुनिया भर की रैंकिंग को तैयार करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये एनआईआरएफ है, ये हमारे खुद के भारत का फ्रेमवर्क है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट्स को डाला गया है। लेकिन यहाँ पर एनआईआरएफ का गोल यही है, लॉन्ग टर्म गोल यह है कि ये लोग इंटरनेशनल टेबल बनाएं, ये लोग भी दुनिया भर की यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड करें। इसका काम यहाँ पर यह है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, अभी जो रैंकिंग आई है साल 2021 के अंदर, इसके अंदर लगभग कितने इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो 6000 इंस्टीट्यूट्स ने एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पार्टिसिपेट किया गया, जैसा मैंने बताया अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। तो जो 6000 इंस्टीट्यूट थे, 6000 इंस्टीट्यूट में से सबसे टॉप पर नंबर 1 रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है आईआईटी मद्रास। उसके बाद दूसरा आईआईसी बैंगलोर, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे। ये टॉप 3 कैटेगरी के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है भारत के, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर आईआईसी बैंगलोर टॉप पर है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर आईआईसी बैंगलोर वापस से टॉप पर आया। उसके बाद कॉलेज की कैटेगरी के अंदर जो मिरांडा कॉलेज है वो टॉप पर आया है। ठीक है, उसके बाद लेडी श्रीराम टॉप पर है जो डीयूज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो जो आईआईटी मद्रास है वो टॉप पर है। मैनेजमेंट की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है। मेडिकल की बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली टॉप पर है। फार्मेसी की बात करें तो जामिया हमदर्द टॉप पर है। उसके बाद यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात करें तो आईआईटी रूरकी टॉप पर है। लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर वाला टॉप पर है। डेंटल की बात करें तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस ये टॉप पर है। तो यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरीज तैयार करी गई हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर ऑथर का कहना है इस चीज़ के अंदर फंड और फैकल्टी मिसिंग है। अगर हम लोग फैकल्टी की भी डाल देते, फंड भी और चीज़ें डाल देते यहाँ पर, तो ये इस रैंकिंग की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक तरीके से फंड और फैकल्टी को और ज़्यादा डालना चाहिए था, जिससे यहाँ पर एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, क्या पूरा का पूरा डेटा है इन यूनिवर्सिटीज़ का, वो भी टॉप पर डालना चाहिए था। तो इससे यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें और इंप्रूव होती हुई नज़र आती।
आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल यह है, यहाँ पे बोला गया टाइम टू क्रिमिनलाइज मार्शल रेप, मैरिटल रेप। देखो ये जो मैरिटल रेप है मतलब कि देखो शादी के बाद यहाँ पर मान लो शादी के बाद यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ है, होता क्या है यहाँ पर फिर भी जो एक व्यक्ति है उसके थ्रू ज़बरदस्ती करी जाती है यहाँ पर वेमेन के साथ, शादी के बाद भी ज़बरदस्ती करी जाती है वेमेन के साथ। वेमेन नहीं चाहती है यहाँ पर रिलेशन बनाना, लेकिन फिर भी वो चाहता है, तो यहाँ पर उस रेप को यहाँ पर मैरिटल रेप के तौर पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो बोला गया मैरिटल रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आज के टाइम पर, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। केरला हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर एक देखने को मिला, छत्तीस हाई कोर्ट के अंदर एक देखने को मिला, उसके बाद और भी जगह पर इस प्रकार के केसेस आए हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पर लॉ नहीं है भारत के अंदर, इसको भी आपको क्रिमिनलाइज करना होगा। ठीक है, इसको भी आपको क्रिमिनलाइज करना होगा। जो भी व्यक्ति यहाँ पर शादी के बाद भी फोर्सफुली यहाँ पर ये काम करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं आपको इस आर्टिकल से हटकर कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। इस आर्टिकल में कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वुमेन्स सेफ्टी एंड इंडिया करके आप आर्टिकल देख सकते हो ये वाला। इसमें क्या है देखो, वेमेन के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। अगर हम बात करें वेमेन के प्रति जो क्राइम है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, ऐसे यहाँ पर एनसीआरबी ने बोला। एनसीआरबी ने बताया कि साल 2018 के अंदर और साल 2019 के बीच में बहुत डिफरेंस है। साल 2019 के बीच में क्राइम और बढ़ चुका है, और अभी हाल ही में साल 2020 का डेटा भी आया। साल 2020 के अंदर लॉकडाउन के टाइम पीरियड में वेमेन के प्रति क्राइम और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। और जो ज़्यादातर केसेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं घर के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इंक्रीज हुआ है। प्लस यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं अगेंस्ट द वेमेन। उसके बाद राजस्थान के अंदर हुए हैं, महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। तो इन सभी जगह पर सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं अगेंस्ट वेमेन। ओके, यहाँ पे बताया गया देखो जो वायलेंस है ना वेमेन के प्रति जो होता है वो वायलेंस अलग अलग प्रकार का होता है, ये आप लोग अपने एग्जाम में भी कोट कर सकते हो। तो वायलेंस कैसे होता है, एक होता है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, घर में यहाँ पर वेमेन के प्रति बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिलती है। जो फैमिली के लोग हैं उनके रिगार्डिंग उनसे ही यहाँ पर एक तरीके से ये वही लोग यहाँ पर ये हिंसा करते हैं। यहाँ पर सेक्शुअल अब्यूज़, फिजिकल टॉर्चर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है किलिंग्स, दूसरा यहाँ पर आपको ये वायलेंस देखने को मिलता है किलिंग्स। किलिंग्स मतलब यहाँ पर लड़की पैदा होती है तो यहाँ पर सोच बदल जाती है लोगों की। यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर लड़की पैदा होती है तो उनको मार दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर या फिर लड़की होती है अगर कुछ पता चलता है तो फिर उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अबॉर्शन करवा दिया जाता है। ऐसी चीज़ें बहुत चलती हैं, तो लड़कियों को यहाँ पर शुरू से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। प्लस उसके बाद डोरी डेथ देखने को मिलती है। डोरी डेथ मतलब दहेज के रिगार्डिंग, शादी कर दी, शादी करने के बाद भी यहाँ पर लड़का दहेज मांगने लगता है, बहुत भी ज़्यादा दहेज मांगा जाता है। फिर उसका दहेज नहीं मिलता तो उसको हरास करा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो यहाँ पर उसकी वजह से जो वेमेन है वो सुसाइड कर लेती है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आज के टाइम पर सोसाइटी में। उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, रेप हो रहा है। रेप एक कॉमन क्राइम बन चुका है भारत के अंदर। रेप एक तरीके से यहाँ पर एनसीआरबी का डेटा है कि हर एक वेमेन का रेप हो रहा है हर एक 20 मिनट में। ठीक, एक तरीके से आप कह सकते हो हर 20 मिनट में एक वेमेन का रेप होता हुआ नजर आ रहा है भारत के अंदर। तो ये डेटा एनसीआरबी ने दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें मैरिटल क्राइम के रिगार्डिंग, तो मैरिटल रेप देखो इसके रिगार्डिंग भारत के अंदर कोई भी लॉ नहीं है। मैरिटल रेप कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, और वही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करना होगा, इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है। शादी के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको भी क्रिमिनलाइज करना होगा। उसके बाद बोला इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये मैरिटल रेप देखने को मिलता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक चीज़ ये भी है कि फोर्सफुली मैरिज करवा दी जाती है, यानी कि चाइल्ड मैरिज भी देखने को मिलता है। छोटी बच्ची है उसकी शादी करवा दी, और उस छोटी बच्ची को अभी समझ भी नहीं है कि हाँ क्या मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या यहाँ पर मीनिंग है उसका, कुछ भी नहीं पता होता। उसकी वजह से आगे वो बच्ची फिर सफ़र करती है। उसके बाद हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो ट्रैफिकिंग वगैरह देखने को मिलती है, मतलब जो वेमेन है उनको एक तरीके से उनकी ट्रैफिकिंग करने के बाद उनको बोला जाता है कि वो प्रोस्टिट्यूशन को यहाँ पर उस एक्टिविटी को अपनाएं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर करने को बोला जाता है। ऑनलाइन अब्यूज़ बहुत मिलता है आज के टाइम पर। इंटरनेट एक काफ़ी बड़ा खतरा बन चुका है वुमेन्स के लिए, और इंटरनेट पर यहाँ पर काफ़ी हद तक हैरेस किया जाता है। ऑनलाइन हैरासमेंट, साइबर टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्लस इंटरनेट के अलावा अगर हम बात करें वर्क प्लेस पर भी हैरासमेंट काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। वर्क प्लेस पर भी आप कह सकते हो एक मीटू मूवमेंट करके काफ़ी तेज़ी से चला था, जहाँ पर यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करा गया कि कितनी वुमेन जो है आज के टाइम पर सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइव कर रही है अपनी वर्क प्लेस पर, जहाँ पर वो काम कर रही हैं वहीं पर उनको हैरेस किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर वुमेन ना घर में सेफ, ना उसके बाद बाहर सेफ, ऐसी चीज़ें आप लोग देख सकते हो उस आर्टिकल में बताया गया।
आज के टाइम पर भारत के अंदर बहुत सारे लॉज है जो कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि एक है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके बाद है एक है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि दहेज से रिगार्डिंग जो भी केस होता है उसको सॉल्व इस एक्ट के अंदर में किया जाता है। उसके बाद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट है, सेक्शुअल हरासमेंट हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, और बच्चों के लिए एक अलग से एक्ट है पोक्सो एक्ट, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ यहाँ पर यह है कि देखो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ जस्टिस बहुत ज़्यादा डिले है। जस्टिस डिले होने के बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पर देखो एक तरीके से जस्टिस बहुत देर से मिल रहा है। आप निर्भया केस का एग्जाम्पल ले सकते हो, कितने साल बाद जाकर जस्टिस मिला है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर हमारी सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्की सोसाइटी काफ़ी हद तक देखने को मिलती है, मतलब मैन चाहता है वो मैन डोमिनेट करे। ये शुरू से यहाँ पर चलता आ रहा है कि मैन जो है वो ऊपर है वुमेन से, और इस वजह से वो मैन वुमेन को डोमिनेट करना चाहता है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, इसकी वजह से या क्राइम्स वगैरह और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक एडिटोरियल यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या है। देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, ये एक तरीके से इसमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हैं। इस इंडेक्स के अंदर आज के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, सही से ये इंडेक्स काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर इसको हटा देना चाहिए, अब इसको खत्म कर देना चाहिए इंडेक्स को। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या है, मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, देखो यहाँ पर इसको लाया गया था साल 2013 में। ये क्या काम करता है, ये इन कंट्रीज़ की रैंकिंग बनाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर कंट्रीज़ की रैंकिंग किस बेसिस पर बनाई जाती है कि उस कंट्री के अंदर बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान है, तो उस वजह से यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यहाँ पर 10 पैरामीटर देखे जाते हैं। मान लो कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर ये 10 चीज़ें देखनी जाती है कि वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, डील करना कंस्ट्रक्शन से कितना आसान है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है भी या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करना कितना आसान है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या है उस कंट्री के अंदर, ठीक है, माइनॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन देनी है, टैक्सेस के रिगार्डिंग क्या हाल है, टैक्सेस ज़्यादा हैं कम है, किस प्रकार से टैक्सेस पे करने होता है, या फिर जो कंट्री के बॉर्डर हैं दूसरी कंट्री से वहाँ पर ट्रेडिंग कैसी हो रही है, व्यापार कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर फोकस में रखा जाता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद रैंकिंग तैयार करी जाती है, कौन सी कंट्री के अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली चल रही हैं, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर बिजनेस बढ़ रहा है उस कंट्री के अंदर, तो उसको एक अच्छी रैंकिंग मिलती है इस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर। साल 2019-20 के अंदर जो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, इसके अंदर भारत की रैंक 63 थी। ये आप छोटा सा आइडिया रख सकते हो। उसके बाद एक और आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है टैकलिंग हेट स्पीच करके। देखो जो आज के टाइम पर हेट स्पीच है, यानी कि कंट्रोवर्सी काफ़ी हद तक हेट स्पीच को देखने को मिलती है। यहाँ पर बोला गया है कि देखो हेट स्पीच के रिगार्डिंग भी आपको एक तरीके से सोल्यूशन की ज़रूरत है। आज के टाइम पर कोई ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये हेट स्पीच देखने को मिल जाती है, तो मतलब आर्टिकल में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल को स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। देखो ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला जो एडिटोरियल है, मैंने कल ही डिस्कस किया था, पेज नंबर 1 पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको एनआरसी प्रॉपर्ली समझाया था, ठीक है, ये क्या है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उसके बाद मैंने आपको असम का जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है उसको समझाया था। तो आप इतना कर सकते हो। देखो वीडियो ऑलरेडी 55-56 मिनट्स का हो चुका है, इसको समझाएंगे तो 1 आवर क्रॉस हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता वीडियो 1 आवर क्रॉस करे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को कल मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो कल पेज नंबर 1 पर जैसे कि आप कल का वीडियो ओपन करोगे ना, सबसे पहला आर्टिकल इसी को समझाया, तो आप वहां से रीड कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप लोग समझ सकते हो। हालांकि जो नोट्स वगैरह वो मैंने यहाँ पर पिन कर दिए हैं, जो भी चीज़ें आपको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के शिप के बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में आपको सारी चीज़ें नोट्स पिन कर दिए हैं, और ये इनको मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप मुझे इतना सपोर्ट कर सकते हो कि कल वाला वीडियो आप देख सकते हो। कल वाला वीडियो देखो, जिन्होंने देखा उनको ज़रूरत ही नहीं है, जिनको पता है, लेकिन यहाँ पर जिनको नहीं पता है इस आर्टिकल के बारे में, मैंने कल स्टार्टिंग में, मतलब कल जो पहला पेज है उसी पर ये आर्टिकल समझा रखा है। तो कल 20 सितंबर था, 20 सितंबर का आप चैनल पर जाकर वो वीडियो ओपन करना, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। लगभग 7 से 8 मिनट में आपको वो आर्टिकल समझ में आ जाएगा, और सारी नोट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो इतना सपोर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप कर भी सकते हो। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं फिर लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सभी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कंप्लीट हमने न्यूज़पेपर को एनालाइज किया है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।